हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जुबैर अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DOC जुबैर। आप सभी को पता है हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के ऊपर लगातार वीडियोस बना रहे हैं। ये हमारा पार्ट 4 है और इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में। पार्ट 1 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस बताया था। तीसरी वीडियो में मैंने आपको कंडीशंस एंड वारंटीज के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी और आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको पहले कंडीशंस दोबारा से याद दिला देता हूं कि कंडीशंस बेसिकली कहते किसे हैं, ताकि हम इम्प्लाइड कंडीशंस को समझना और आसान हो जाए हम लोगों के लिए। तो कंडीशंस ऐसी स्टिपुलेशंस या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को कहा जाता है कि अगर किसी भी पार्टी ने उसको बाद में ब्रीच किया तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, सेलर ने कुछ बातें ऐसी बोली थी जो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यानी एसेंशियल्स टू दी कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन बाद में जाकर सेलर उन बातों को, उन शर्तों को, उन स्टिपुलेशन से मुकर जाता है तो बायर के पास पूरा अधिकार है कि वो जाकर उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करे, पूरे गुड्स के पैसे वापस ले और साथ ही में अगर उसे कोई डैमेज हुआ है तो वो उसको भी रिकवर कर सकता है। लेकिन वारंटी ऐसी स्टिपुलेशंस को कहा जाता था कि अगर उसका कोई ब्रीच कर देता है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं किया जा सकता, बस जिसका भी नुकसान हुआ है वो उसके डैमेजेस रिकवर कर सकता है। तो अब कंडीशंस के अंदर ही दो चीजें हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडीशंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, यानी आप ध्यान रखें, मैं ऐसी स्टिपुलेशंस यानी ऐसी टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया जाता है। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैं कंडीशन के दो पार्ट करता हूं। फर्स्ट वन एक्सप्रेस कंडीशंस, सेकंड वन इंप्लाइड कंडीशंस। अब ये एक्सप्रेस कंडीशंस और इंप्लाइड कंडीशंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, बात बहुत ध्यान से सुनने की है और बहुत आसान भी है कि अगर कुछ टर्म्स को जो एसेंशियल्स टू द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उनको एक्सप्रेसली डिस्कस कर लिया जाए, उनको एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया जाए कि देखो ये तो होनी ही होनी चाहिए, ये तो होनी ही होनी चाहिए, इनको एक्सप्रेसली कह दिया जाए, अगर वो चीजें बाद में जाकर कोई भी तोड़ता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेस कंडीशंस। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्रेसली कहने की जरूरत नहीं है, उन स्टिपुलेशंस को, उन टर्म्स को कहने की जरूरत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में इनका होना जरूरी ही जरूरी है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होती ही हैं। यानी अगर उनको ना कहने के बावजूद भी अगर उनको अवॉइड किया जाता है तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, और ऐसी ही कंडीशंस को कहा जाता है इम्प्लाइड कंडीशंस। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सबसे मेन बात, देखो वर्ड लगा हुआ है कंडीशंस। अब कंडीशंस हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो एसेंशियल्स हैं ही भाई, इनको तोड़ा जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो अवॉइड होगा ही। अब बात यह है कि वो इम्प्लाइड है, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त एक्सप्रेसली बोला नहीं गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका ब्रीच कर सकते हो तुम लोग। तो यही बात हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो इम्प्लाइड कंडीशंस क्या हैं कि जिनको एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ऐसा नहीं रखा गया कि नहीं जी ये तो होनी ही होनी चाहिए, एक्सप्रेसली नहीं कहा गया, फिर भी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर उनका ब्रीच करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो अब एक एक करके इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मैं पहले आपको ये इम्प्लाइड कंडीशंस कितनी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ये 7 इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। ये 7 की 7 इम्प्लाइड कंडीशंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय बोथ सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस। अब ये 7 की 7 क्या है, हम इंडिविजुअली इनको देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंडीशन एज टू टाइटल से। अब ये कंडीशन कैसी कंडीशन है सर? इसको बोला नहीं गया क्वेश्चन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस बात के
ऊपर ऐसा नहीं कहा गया कि ये होना ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा समझते हैं इसको हम। तो बेटा मान लो मैं कोई गुड खरीदने जाता हूँ, मुझे कोई बायर मिलता है, मैं उस बायर से कहता हूँ कि मान लो मेरे पास कोई सेलर आता है अपनी गाड़ी लेकर और मुझसे कहता है मैं ये अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में। मैं गाड़ी को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार गाड़ी की तो मुझे ज़रूरत भी है, ठीक है, और फिर मैं देखता हूँ गाड़ी की कंडीशन भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, 5 लाख रुपए के अंदर सूटेबल है। मैं उस बंदे से कहता हूँ देखो जी ये जो गाड़ी तुम मुझे दिखा रहे हो ये बिल्कुल बढ़िया है ना। वो कहता है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी। वो कहता है मैं कहता हूँ उससे मुझे इसमें कोई ख़राबी नहीं चाहिए। वो कहता है नहीं जी नहीं मिलेगी कोई ख़राबी आपको। मैं कहता हूँ इसका इंजन इतना होना चाहिए। वो कहता है बिल्कुल इंजन इतना है जी। मैं कहता हूँ इसकी ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। वो कहता है बिल्कुल देख लो जी ऐसी ही है। मैं सारी बातें सारी स्टिपुलेशंस उससे डिस्कस करता हूँ। कहता हूँ अगर एक भी इसमें से जो मैंने तुम्हें बताई है नहीं मिली ना, गाड़ी वापस करूँगा, पैसे अलग से लूँगा डैमेजेस के। वो कहता है बिल्कुल जी बिल्कुल फिक्स कर लिया आपने। बाद में जाता हूँ, गाड़ी अपने घर लेकर जाता हूँ, खुश खुश रहकर अपने घर उस गाड़ी को लेकर जाता हूँ, लेकिन सामने से पुलिस का डंडा, पुलिस वाला अपने डंडे के साथ और पीछे एक बंदे को लेकर मेरे घर पहुँच जाता है और मुझसे कहता है ये गाड़ी किसकी है। मैं कहता हूँ मेरी है। वो कहता है अच्छा कागज़ का है। मैंने कहा अभी तो पैसे देकर आऊँ, कागज़ वागज़ नहीं डालूंगा, मेरे पड़ोस में ही वो बंदा रहता है, मैं उससे ले लूँगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो उस चीज़ की। वो बंदा, वो पुलिस वाला, भाई गाड़ी तो इस बंदे की है, ये जो मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ है ये गाड़ी तो मैंने उस बंदे से खरीदी। वो कहता है जी ये गाड़ी उस बंदे की नहीं है, उस बंदे ने चुरा कर आपको बेची है, ये गाड़ी इस बंदे की, इसे वापस करिए। मैं कहूँगा नहीं जी मैं तो वापस नहीं कर रहा, ये तो मेरा इसके ऊपर अधिकार हो चुका, मैं इसके पैसे देकर आया हूँ। तो पुलिस वाला मुझे कानून सिखाएगा और मुझसे कहेगा कि भाई जिसके पास गाड़ी की प्रॉपर्टी होती है, यानी जिसके पास गाड़ी की ओनरशिप, जिसके पास गाड़ी का टाइटल होगा, वही तो टाइटल, वही तो अपना ओनरशिप तुमको ट्रांसफर कर सकता है। जिसके पास गाड़ी की टाइटल, जिसके पास गाड़ी का ओनरशिप ही नहीं था, वो तुमको कैसे ट्रांसफर कर सकता है। तुम्हारे पास तो वो ओनरशिप आई ही नहीं और मुझे वो गाड़ी उस बंदे को देनी पड़ेगी। अब वो गाड़ी लेके चला गया, मैं उस बंदे के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ मेरे पैसे वापस करो। अब वो मुझे लॉ सिखाता है। वो कहता है एक बात बताओ जी, जो गाड़ी के अंदर कंडीशंस थी, क्या एक एक कंडीशन तुमको मिली या नहीं मिली। हाँ मैं कहता हूँ बिल्कुल जी मिली, मुझे वो सारी कंडीशंस मिली। तो जब सारी कंडीशंस आपको मिल गई, जो मैंने आपसे बात की थी वो उस गाड़ी के अंदर थी, तो फिर अब ये आपकी गलती, आपने उनको दी क्यों वापस। मेरे और तुम्हारे बीच में जो डिस्कशन हुआ था, अकॉर्डिंगली गाड़ी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही थी, यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड थी। मैंने ये कब कहा था कंडीशंस के अंदर कि ये गाड़ी मेरी है। तो मैं अब उसका गिरेबान पकड़ूंगा और उससे कहूंगा बेटा ये एक इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाती है, चाहे तो उसे एक्सप्रेस कर या एक्सप्रेस ना कर, कि ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि टाइटल तेरे पास ही होना चाहिए, बेचने वाले के पास ही ओनरशिप होनी चाहिए, या तेरे पास उसे बेचने का अधिकार होना चाहिए। अगर तेरे पास वो अधिकार नहीं है ना, तो और अगर तेरे पास वो टाइटल नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो वो किसी और की गाड़ी किसी और को नहीं बेच सकता। समझ में आई बात ही नहीं। अब मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं तुझसे अपने पैसे भी वापस लूंगा, और जो साले तेरी वजह से मुझे पुलिस के डंडे पड़े हैं, मेरे ऊपर ये बदनामी आई है, इसकी डैमेजेस भी मैं तेरे से लूंगा। समझ में आई बात या नहीं आई। तो यही बात है कंडीशन एज टू टाइटल, यानी ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि ओनर मैं ही हूँ, ये बात इम्प्लाइड है, बेचने वाले के पास टाइटल का होना जरूरी है। तो पढ़ते हैं ध्यान से। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल the first, सबसे पहली implied condition on the part of the seller is that he has the right to sell the goods. उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने उस गुड्स को बेच सके। Ordinarily, generally क्या होता है, the seller has the right to sell the goods, either he is the owner of good, उसके पास ये अधिकार इसलिए होता है क्योंकि वो गुड्स का ओनर होता है, या फिर वो ओनर का एजेंट होता है। समझ में आई बात या नहीं आई। बहुत ही आसान पॉइंट है दोनों, मैंने आपको बहुत तरीके से लिख के दिए। तीसरा पॉइंट जो इसी के अंदर लिखा हुआ है, इफ द सेलर्स टाइटल ऑफ गुड्स, यानी जो बेचने वाले का जो टाइटल ऑफ गुड्स है,
टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, वो बाद में मालूम होता है कि ये तो डिफेक्टिव है, ये तो गुड्स इसका था ही नहीं, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड। अब बायर के पास अधिकार है कि वो गुड्स रिजेक्ट करे और अपना पैसा रिकवर करे, साथ ही में डैमेजेस भी रिकवर करे अगर उसको कोई डैमेजेस भुगतने पड़े हैं उस चोरी की वजह से। तो आपको उम्मीद होगी आपको ये पहली कंडीशन तरीके से समझ में आ गई होगी। चलो, पहली कंडीशन एज टू टाइटल हमको क्लियर है, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन पर मूव करते हैं। सर दूसरी यही पढ़ाओगे? नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा, थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं ज़रा एक और कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और वो है कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल। बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल? अब होता क्या है, मान लो फर्ज करो आप किसी किराने वाले की दुकान पर जाते हैं। उस किराने वाले ने क्या किया होता है, अपनी दुकान का जितना भी सामान होता है ना, वो छोटा छोटा सैंपल के अंदर आगे लगाया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वो चावल बेचता है, दाल बेचता है, तो आगे उसने छोटी सी क्वांटिटी के अंदर दाल रखी होती है, छोटी क्वांटिटी में चावल रखे होते हैं। समझ में आई बात? ये नहीं। अब जो बायर है वो दुकान पर आता है और बाहर उस सैंपल को, जो उसने सैंपल रखा हुआ है बेचने के लिए, वो उस सैंपल को चेक करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी चावल को चेक करते हैं और उस चावल की क्वालिटी, उस चावल को देखकर आपको वो चावल पसंद आता है। आप उससे कहते हो ये पैक कर दो जी, इसका यानी 1 किलो 2 किलो या इसका पैकेट मुझे दे दो। अब वो अंदर जाता है, अब अंदर जो है वो बल्क में सामान रखा हुआ है, वहां से उसका एक कट्टा लेकर आता है और आपको दे देता है, और आप घर पर लेकर आ जाते हो। और आप जब घर पर लेकर आते हो तो देखते हो कि जो बाहर सैंपल आपने चेक किया था वो सैंपल एक्चुअल में इस बल्क से मिलता ही नहीं, यानी जो सामान आप लेकर आए हो वो उससे मैच ही नहीं करता। अब आप उसके पास जाते हो और उससे कहते हो कि भाई ये जो चावल है आपने जो मुझे दिया है ये तो आपके सैंपल से मैच ही नहीं करता। तो वो कहेगा भाई आपने मुझसे ये कब कहा था कि मुझे ये जो मैं चेक कर रहा हूँ इसी के हिसाब से बिल्कुल अंदर से चावल जो चाहिए वही मिलना चाहिए। मैं कहूँगा भाई गधे, जो तुमने सैंपल यहाँ लगाया है मैं तुमसे ये थोड़ी कहूंगा एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, ये बात मैं तुमसे बोलूंगा थोड़ी। अगर जो चीज तुम मुझे दिखा रहे हो बाय थ्रू सैंपल, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अंदर रखा हुआ बल्क है वो तुम्हारा इसी सैंपल के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, यानी द बल्क शुड कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। समझ में आई बात? ये नहीं आई, ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है, ऐसा तो होना ही चाहिए, इसके अंदर एक्सप्रेस करने की क्या जरूरत है भाई। तो यही बात यहां पर ये है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स गुड्स आर टू बी सप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सैंपल। ये हम कह रहे हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कोई गुड्स सप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू द सैंपल, तो जो बल्क होता है ना अंदर रखा हुआ बल्क शुड कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। जो सैंपल आप दिखा रहे हो उसी सैंपल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका बल्क क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन भी मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरी इम्प्लाइड कंडीशन पर, जो मैंने यहां पर छुड़वा दी थी। अब वो इम्प्लाइड कंडीशन है कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। देखो जी, अभी मैंने आपको पढ़ाया था सेल बाय सैंपल, अब मैं आपको बता रहा हूं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या है? देखो, अगर आप कभी भी कोई मोबाइल फोन परचेस करने जाते हो ना, तो मोबाइल फोन परचेस करते वक्त आप देखते हो वो जो मोबाइल फोन का जो बॉक्स होता है ना, उसके पीछे वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि इसका इतने इंच की डिस्प्ले है, अब इसके अंदर कौन सी क्वालिटी डिस्प्ले में इस्तेमाल हुई है वो लिखा होता है, आप कितने पावर की बैटरी यूज करने जा रहे हो वो लिखा होता है, आप कौन सा प्रोसेसर यूज करने जा रहे हो वो लिखा होता है, ठीक है ना, आप कितनी मेमोरी आपको मोबाइल फोन के अंदर मिलेगी वो सब लिखा होता है, ठीक है, आप कौन सा वर्जन, एंड्रॉइड वर्जन है, iOS वर्जन है, कौन सा वर्जन इस्तेमाल करने जा रहे हो वो उसके अंदर लिखा होता है। यानी एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड। अब आप उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हो, डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आप उस बंदे से बात करना शुरू करते हो। आप कहते हो जी ये मोबाइल फोन खराब नहीं होना चाहिए, वो कहता बिल्कुल ये खराब नहीं होगा, इसके अंदर ये बिल्कुल नया होना चाहिए, वो कहता हाँ जी बिल्कुल नया मिलेगा, मैं इसके पैसे आपको दे रहा हूं अभी, ये अगर आप
ये मुझे एट द टाइम ऑफ परचेज ही मिल जाना चाहिए, ऐसा ना हो मेरे घर पे बाद में आएगा फलाना डिमांड, कुछ भी कंडीशन आप उसके सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। यार मैं क्या क्या आपको सामने बोलूँ, आप उस मोबाइल फोन को परचेज करके लाते हो और सारी चीजें घर पर हो जाती है। अब जैसे ही आप मोबाइल फोन खोलते हो, जैसे ही आप वो बॉक्स खोलते हो, तो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ था ना, वो डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट से एक्चुअल में मैच नहीं कर रही। कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो मिसमैच हो रही है। अब आप फौरन दुकान वाले के पास पहुंच जाते हो और कहते हो भाई मुझे ये सामान वापस करना है। वो कहते सामान वापस नहीं होगा भाई, हम तो नहीं कर रहे सामान वापस। हमने कब कहा था जो ये लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होगा। हमारी तुम्हारी बात हुई थी कि प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट नया होना चाहिए। ये एक्सप्रेस कंडीशंस थी, एक्सप्रेस कंडीशंस। समझ में आई बात? ये नहीं है हमने इस बात को कब कहा था कि ये जो पीछे लिखा हुआ ये प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही होगा। मैं उसका गिरबान पकड़ूंगा और कहूंगा और भाई ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा इस डिस्क्रिप्शन के बेस पर है, तुम ये डिस्क्रिप्शन मुझे शो कर रहे हो तभी तो मैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए आमादा हुआ। अब तुम कह रहे हो नहीं जी, जो बोलकर बात तय हुई उसी के बेस पर तुम मुझे कहोगे कि वही चीजें पूरी होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ये इम्प्लाइड है कि जो डिस्क्रिप्शन तुम अपने प्रोडक्ट का मुझे दे रहे हो उसी के हिसाब से तुम्हारा प्रोडक्ट होना चाहिए। ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रोडक्ट को वापस कर सकता हूं। अब यही बात यहां समझाई गई है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, यानी गुड्स की सेल हुई है बाय डिस्क्रिप्शन से, देयर इज a implied condition that the goods shall correspond with the description. The description may be in terms of qualities or characteristics of goods, जो मैं आपको बता चुका हूं। समझ में आई बात? मैंने आपको 3 implied conditions पढ़ा दी हैं, जिसमें मैंने बताया कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल, फिर तीसरी मैंने आपको पढ़ाई कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। चौथी कंडीशन चौथी इंप्लाइड कंडीशन अब मैं आपको पढ़ाता हूं और वो है कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। यानी अब खरीदने वाले ने या बेचने वाले ने जो प्रोडक्ट बेचा है वो सैंपल को दिखाकर और डिस्क्रिप्शन को दिखाकर बेचा है, तो अब दोनों ही चीजों के साथ मेरा प्रोडक्ट मैच करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सैंपल से तो मैच कर रहा है लेकिन डिस्क्रिप्शन से नहीं कर रहा। सैंपल देखते वक्त जैसे आप मोबाइल फोन परचेस करने जाते हो तो वो आपको क्या नाम है डमी दिखाते नहीं दिखाते। अब वो डमी दिखाया आपको, वो एक सैंपल हो गया। आपका मोबाइल फोन एज इट इज बिल्कुल उसके सैंपल की तरह है, लेकिन डमी से डिस्क्रिप्शन थोड़ी पता लग जाती है कि डमी जो लिखा हुआ है वो डमी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ जी, एक एक डिस्क्रिप्शन इसके अंदर मौजूद है, वो तो आपको यूज करने के बाद पता लगेगा ना। अब आपको नहीं जी देखो जी हमने तो आपको डमी दिखाया था, बिल्कुल सेम वैसा फोन दिया आपने, लेकिन मैं उससे कहूँगा भाई जो डिस्क्रिप्शन थी वो सैंपल से थोड़ी पता लगेंगी मुझे, वो तो मोबाइल फोन यूज करने के बाद पता लगेंगी मुझे। तो दोनों चीजें अगर आपने कोई भी सेल सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के साथ हुई है तो दोनों चीजों का होना जरूरी है। सैंपल के हिसाब से भी हमारा प्रोडक्ट मैच करना चाहिए और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी हमारा प्रोडक्ट मैच करना चाहिए। इसमें कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये एक implied condition है। When goods are sold by sample as well as by description, there is an implied condition that the bulk should correspond both, दोनों के साथ, with the sample and with the description। अगर if the goods supplied, अगर जो आपने गुड सप्लाई किया है correspond only with the sample and not with the description, या फिर vice versa, किसी एक चीज है कोई एक चीज नहीं है, the buyer is entitled to reject the goods। बायर के पास पूरा अधिकार है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। मैंने आसान भाषा में यहाँ पर लिखा है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरी कंडीशन, कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल। तीसरी कंडीशन, कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। और चौथी कंडीशन, कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब हम पांचवी कंडीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, मैंने लिखा जरूर किसी अलग ऑर्डर में है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन किसी और ऑर्डर में कर रहा हूं। वो मुझे जो पॉइंट ज्यादा सही लग रहा है वो मैं उसे पहले एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं। तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा वो ये नहीं होगा, वो होगा कंडीशन एज टू होलसमनेस। हाँ जी, पहले हम पढ़ेंगे कंडीशन एज टू होलसमनेस। देखो बेटा, ये बेसिकली क्या चीज है?
ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन ये कैसे गुड्स के साथ है, जैसे ईटेबल्स, किसके साथ भाई, ईटेबल्स, खाने पीने की चीज है ना। अब होता क्या है, मैं कहीं से जूस परचेज करने जाता हूँ, मैं वहां पर उसका टेट्रा पैक देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रियल फ्रूट परचेज करने जाता हूँ और रियल फ्रूट परचेज करते वक्त उसका टेट्रा पैक मैंने उठाया, ठीक है। अब देखो बेटा, कुछ कंडीशंस ना, आप कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी, ठीक है ना। अब आपको वो जब जैसे ही आप उस रियल फ्रूट को खरीदते हो ना, तो उसके ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी डेट, उसके ऊपर लिखा हुआ प्राइस भी आपको भी देखना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस, यानी कुछ कंडीशंस बायर पर भी एप्लीकेबल होती हैं, उसे मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसी के ऊपर डालने वाला हूँ, केवी डैम्पर के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं अभी यहाँ पर सेलर की जिम्मेदारियां बता रहा हूँ। अब होता क्या है कि आपने मान लो वो रियल फ्रूट का डब्बा वहां से उठाया, टेट्रा पैक वहां से लिया। अब रियल फ्रूट के टेट्रा पैक पे जो जो चीजें आपको देखने लायक थी, आपने बिल्कुल तरीके से उसको देखा। अब आप उसे लेकर आए, लेकर आने के बाद आपने जैसे ही उसे कंज्यूम किया, अब वो टेट्रा पैक के अंदर कोई प्रॉब्लम थी। अब टेट्रा पैक के अंदर जो प्रॉब्लम थी, यानी उस रियल फ्रूट में जो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो गया। अब आप जाकर उस डैमेजेस को और उस गुड के प्राइस को, दोनों को क्लेम कर सकते हो। समझ आई बात या नहीं? अब आप कहोगे कि जब अब जो सेलर है वो कहता है भाई हमने तो वो बेचा, वो उनकी झंझट है ना, वो तो उनकी झंझट है, वो उनको टेट्रा पैक देख के उठाना चाहिए था। भाई ये क्या बात होती है, देख के उठाना चाहिए था। अब कंज्यूम करने से पहले मुझे कैसे पता लगेगा, क्या नाम है, कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो खराब है या सही? ये तो एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि अगर तुम कोई ईटेबल्स बेच रहे हो, अगर कोई तुम ड्रिंकेबल चीज बेच रहे हो, वो बिल्कुल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होनी चाहिए। अगर आपकी बेचने वाली चीजें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, तो ये तो एक इम्प्लाइड कंडीशन है ना, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। आप ये थोड़ी आप किसी को कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच दोगे सला गड़ा। समझ में आई बात या नहीं? तो ये कंडीशन एज टू होलसमनेस उसी के लिए है। दिस कंडीशन इज इम्प्लाइड ओनली in a contract of sale of eatables and provisions. Good must be free from defect, that is unfit from human consumption. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो चीज अनफिट है। तो ये पॉइंट भी, ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो भाई, हमारे पास दो पॉइंट बचे हैं। एक है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, इसको मैं मर्केंटेबल क्वालिटी भी कह सकता हूं, और दूसरा पॉइंट बचा है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ठीक है ना। तो अब इन्हीं को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, या फिर आप इसे कह सकते हैं कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या होता है। देखो जी, मर्केंटेबल क्वालिटी मीन्स अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैन यूज फॉर द पर्पस फॉर विच ही बॉट सच गुड्स। देखो जी, यहां पर बात यह है कि कोई एक आदमी है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी, ठीक है ना। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब एक रैशनल आदमी, कोई भी एक नॉर्मल आदमी, उसको मैंने कहा अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। अगर वो गुड्स को यूज करता है, तो जो उस गुड्स से रिलेटेड पर्पस है, वो पर्पस उसको अचीव होना चाहिए। यानी अगर वो गुड्स से रिलेटेड कोई पर्पस है, तो वो उस गुड्स से रिलेटेड उस पर्पस को वो अचीव कर सके, वो गुड्स ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जैसे आप एक क्लॉक खरीदने जाते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप उस क्लॉक को खरीदोगे तो आप यही तो चाहोगे ना कि ये जो 1 घंटा ये क्लॉक कवर करती है, ये एक्चुअल में 1 घंटे में ही कवर करे। बहुत सी क्लॉक्स ऐसी होती हैं कि एक्चुअल में 1 घंटा हो भी जाता है, लेकिन वो सिर्फ 55 मिनट्स कवर कर पाती है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी क्लॉक है ना, वो हमेशा 5 मिनट लेट ही चलती है। समझ में आई बात नहीं? आपने देखी होगी बहुत सी क्लॉक जो है वो 5 मिनट लेट ही चलती हैं। यानी उनकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर क्लॉक काम नहीं कर रही। अब आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाकर आप किसी भी क्लॉक का क्या करते हैं, साइज देखते हैं, उसकी वो डिजाइन देखते हैं, उसके प्राइस देखते हैं, और उस बेस पर उस क्लॉक को खरीद के ले जाते हैं।
अब आप वहां पे खड़े तो नहीं हो जाते ना कि वो क्लॉक जब तक 1 घंटा पूरा नहीं चलेगी मैं अपना टाइम भी देखता रहूंगा और फिर क्लॉक को भी देखता रहूंगा, आज ही पूरा 1 घंटा टाइम भी कवर किया नहीं किया। ऐसे तो कोई नहीं करता, बंदा मान के चलता है कि बिल्कुल क्लॉक जो है वो बिल्कुल सही है। समझ में आई बात या नहीं? अब आप ऐसी क्लॉक लेकर आ जाते हो और फिर बाद में आपको पता लगता है इसके अंदर ये डिफेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक रेशनल बंदा उस क्लॉक से जो पर्पस को डिराइव करना चाहता था वो पर्पस उसका अचीव ही नहीं हो पा रहा, और वो जाकर दुकानदार के पास जाता है और कहता है मुझे आपके गुड्स वापस करना है, आपकी क्लॉक वापस करनी है। तो वो क्या कहेगा, भाई आप यहाँ पर बिल्कुल देख के गए थे सारी चीजें, लेट द बायर बिवेयर, बायर को बिवेयर होना चाहिए एक एक चीज। भाई ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है, यानी जो प्रोडक्ट तुम मुझे बेच रहे हो वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। समझ में आई बात ये नहीं? यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यानी मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब ये है अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैन यूज द प्रोडक्ट फॉर द पर्पस, कैन यूज, ये यहां से बीच में द प्रोडक्ट नहीं है, आप लोग प्लीज उस द प्रोडक्ट को लिख लेना, मैं यहां पे लिख देता हूं द प्रोडक्ट। हाँ जी, हाँ जी, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैन यूज द प्रोडक्ट फॉर द पर्पस फॉर विच ही बॉट सच गुड। जिस पर्पस के लिए वो लेकर आया है वो पर्पस उसका अचीव होना चाहिए। समझ में आई बात ही नहीं? इसे कहते हैं कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। देखो मैंने अभी तक आपके सामने 6 पॉइंट डिस्कस किए, वो 6 के 6 पॉइंट जरा एक बार में दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि बेटा रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 7 पॉइंट हमको कंफ्यूज कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। अब बात को मेरी ध्यान से सुनेंगे बच्चे। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब ये है जो सेलर बेच रहा है उसका टाइटल, यानी उसका प्रोडक्ट का टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो उसका ओनर ही होना चाहिए। ये एक इम्प्लाइड कंडीशन। कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल, जो सैंपल है वो कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए बल्क से। कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है आपका प्रोडक्ट उसी के हिसाब से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, एक इम्प्लाइड कंडीशन है। फिर उसके बाद कंडीशन इन अ सेल एज सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों चीजों के हिसाब से अगर सेल हुई है तो हमारा प्रोडक्ट सैंपल के हिसाब से भी कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। एक भी चीज अगर नहीं मिली तो बायर के पास पूरा अधिकार है कि वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट मैंने एक साथ पढ़ाए थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कंडीशन एज टू होलसमनेस और कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी या फिर कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी। अब कंडीशन एज टू होलसमनेस और कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी में क्या था, ये पॉइंट रिलेटेड था हमारे ईटेबल्स के साथ, ठीक है ना, जो हमारे रेगुलर कंजम्पशन के गुड्स होते हैं, और ये था हमारा मर्केंटेबल क्वालिटी। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट की, यानी जिस पर्पस से मैं उसे खरीद के लेकर आ रहा हूँ भाई वो पर्पस तो मैं उससे अचीव कर सकूँ ना कर सकूँ। समझ में आई बात? दैट इज कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। हाँ जी, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। देखो बच्चे, आप प्लीज पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे, फिर बाद में आप जजमेंट बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हैं कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी को लेकर और कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी को लेकर। दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी। अब वो सिमिलैरिटी क्या है, पहले मैं उस सिमिलैरिटी को डिस्कस करूं, फिर बाद में डिफरेंस को डिस्कस करूं। देखो ऐसा होता है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, एक बात इम्प्लाइड है, एक कंडीशन इम्प्लाइड है ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, सेलर के पार्ट पे, द गुड्स सप्लाइड शेल बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच बायर वांट्स देम। ये कहता है कि सेलर के पार्ट पर ये बात हाँ जी इम्प्लाइड है कि गुड्स जो है वो रीजनेबली फिट होना चाहिए उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए बायर उसे खरीदना चाह रहा है। तो आप कहोगे सर यही बात तो हमने कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी में पढ़ी थी ना, यही बात तो हमने कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी में पढ़ी थी। देखो यहां पर मुद्दा थोड़ा सा चेंज है, आपको बात को थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। देखो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो आपके एरिया के अंदर एक टेलर है, टेलर एंड ड्रैपर्स आपने देखे होंगे, वो टेलर है, आप उसके पास जाते हो, आप जानते हो ये आदमी बहुत बेहतरीन काफी सालों से काम करता हुआ आ रहा है,
और वो अपने स्किल्स के बेस पर और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बहुत ज्यादा मशहूर है। समझ में? अब आप उससे कहते हो नहीं, देखो मुझे एक सूट सिलवाना है, या फिर आप उससे कहते ही नहीं कि आपको क्या सिलवाना है, आप उससे कहते हो मुझे कोई एक ऐसी चीज बनाकर दो, मुझे कोई एक ऐसी चीज सिल कर दो जो मैं अपने भाई के रिसेप्शन में पहन सकूं। अब मैं तुम्हारी जजमेंट पे रिलाई करता हूं कि आप मेरे लिए क्या बनाकर देते हैं। अब वो क्या करता है, वो उसके रिसेप्शन के लिए शेरवानी सीधी कर दे देता है उसे। अब मुझे एक बात बताना कि शेरवानी रिसेप्शन के लिए फिट है? हाँ जी, क्या शेरवानी रिसेप्शन के लिए फिट है क्या? हाँ जी, रिसेप्शन के लिए फिट है? रिसेप्शन के लिए फिट नहीं है, रिसेप्शन के लिए सूट पहना जाता है भाई, शेरवानी तो वेडिंग के लिए पहनी जाती है ना। समझ में आ रही है बात? ये नहीं, अगर मैं नॉर्मल इंडियन कल्चर की बात करूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पे लड़ने नहीं लगेगा मुझसे कि नहीं जी मान लो उसका तो शेरवानी पहनने का मन हुआ है, ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर एक रैशनल आदमी की सोच डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लॉ के अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर आपको बातें समझनी पड़ेंगी, वहां पर जबरदस्ती की पंगेबाजी लोगे तो बातें वो बात समझ में नहीं आएगी आपको। मैं जो बता रहा हूँ सीधा सीधा सुनो उस चीज को। देखो रिसेप्शन पे सूट पहना जाता है ना कि शेरवानी। अब वो बंदा उसे शेरवानी बनाकर दे देता है, तो आप मुझे बताओ ये एक कॉमन सेंस की बात थी? नहीं बात थी, एक कॉमन सेंस की बात थी। अब वो कॉमन सेंस जो है वो उस बंदे ने अपना खराब करके उस बंदे का नुकसान कर दिया, बायर का नुकसान कर दिया। अब देखो यहां पर क्या पॉइंट्स हैं, ये तीन चीजों का होना जरूरी है। द बायर शुड अवेयर टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड। अब बायर को सबसे पहले बता देना चाहिए, देखो भाई मुझे ये गुड इस पर्पस के लिए चाहिए। उसने बता दिया था ये कपड़े मुझे इस पर्पस के लिए पहनने, रिसेप्शन के लिए पहनने। फिर दूसरी बात, द बायर रिलाई ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट। बायर रिलाई करता था कि तुम्हारी स्किल और तुम्हारी जजमेंट बिल्कुल सही है ना। द गुड सोल्ड मस्ट बी अ डिस्क्रिप्शन विच सेलर डील्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और यार ये तो काम तुम्हारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम है तुम्हारा। तुम तो हर बंदे के रिसेप्शन के लिए सूट ही बनाते हो। कोई भी बंदा तुम्हारे से सूट बनवाने आता है तो तुम्हें पता है वो रिसेप्शन के लिए बनवाने आ रहा है। तुमने यहाँ पर इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? अब वो बंदा कहने लग गया मुझे तो एक्सप्रेसली नहीं बताया गया था कि मुझे शेरवानी नहीं बनानी, तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था। समझ आई बात? ये नहीं। तो ऐसी बात में हम कहेंगे भाई ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है, ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। जो चीज तूने प्रोडक्ट बनाकर मुझे दिया है वो तो फिट है ही नहीं, वो तो सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठता ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? अब इसे कहा जाता है, इस इम्प्लाइड कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। सर ये मर्केंटेबिलिटी से कैसे अलग है? देखो मर्केंटेबिलिटी पर आप प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट तो काम करेगा ही करेगा। जब आपने क्लॉक परचेज करी तो आप खरीदार से आपका कोई लेना देना नहीं है कि बेचने वाला कैसा है, बेचने वाला क्लॉक बनाता होगा या नहीं बनाता होगा। वो तो एक नॉर्मल क्या है, एक ट्रेडर है। आपने लेने वाले से उसका कोई लेना देना नहीं था, आपने वो प्रोडक्ट पर रिलाई करा कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही होगा। और प्रोडक्ट अब मार्केट यानी सही क्वालिटी का नहीं निकलता तो फिर आप क्या नाम है ये कहोगे कि भाई ये तो इम्प्लाइड है कि प्रोडक्ट तो सही होना ही चाहिए ना। लेकिन यहां पर जो बंदा आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, जो बंदा आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके ऊपर जजमेंट बना रहे हो। आप ये रिलाई कर रहे हो कि वो बंदा सही है। समझ में आई बात? ये नहीं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी में और कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको ये 7 पॉइंट समझाए हैं। हाँ जी, सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल, बिल्कुल जी सर। सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय बोथ सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस। फिटनेस और क्वालिटी मैंने जो बताया, इसी के लिए मैंने आपको एक मिनोमिक कोड बनाकर दिया है, आप उसको प्लीज देखेंगे। हाँ जी, टी से टूरिंग, सैंपल से सुई, डिस्क्रिप्शन के लिए डन,
इन BMW एंड फरारी, टूरिंग स्वीडन इन BMW एंड फरारी। अब ये से हमारा T से टाइटल आ गया, और ये यहाँ पर S से हमारा सैंपल आ गया, ये D से डिस्क्रिप्शन आ गया, B से बोथ के लिए मैंने बोथ के लिए बना दिया सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, M से मर्केंटेबल क्वालिटी, और W से होलसमनेस, और फरारी का F से फिटनेस। आपको होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन होगा, प्लीज़ उसको हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ का वेट करें। आपके लिए हम हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच।